ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में देश में कुछ ऐसे संस्थान हैं, मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इस तरह की पढ़ाई हो रही है जो बच्चों को इस दिशा में ले जाती है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई बात नहीं। देखिए, ये एक बड़ा व्यापक विषय है और इस पे सरकार और समाज दोनों को विचार करना पड़ेगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाए कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उस पर सोच। आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है, अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दे। पहला विषय ये। दूसरी बात, अभी दुनिया के अंदर भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हमारे यहाँ के बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पर। भारत एकमात्र देश है, वहाँ पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन का हब है और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो काफ़ी लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं। मतलब यूक्रेन की इकोनॉमी में एजुकेशन इंडस्ट्री का बड़ा भारी योगदान है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत देखिए आप, तो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की, रशिया के राष्ट्रपति से भी बात की कि भाई एक कॉरिडोर बनाइए और हमारे यहाँ के लोगों को निकालिए, और जब तक आपका हमारे यहाँ के लोग निकलेंगे तब तक युद्ध नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। यदि आप सोचिए कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष दो देशों के बीच में चलते हुए युद्ध को बंद करके अपने नागरिकों को निकाल के ले आए। वहाँ मुझे दिल्ली का एक हमारे संघ परिवार का ही लड़का था, वो भी वहाँ पर पढ़ रहा था। उसने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे हमारे साथ थे, वो भी हमारे साथ तिरंगा ओढ़ के और आ गए वहाँ से। तो ये भारत की ताकत है। अभी G7 हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने मतलब स्पेशली प्रधानमंत्री जी को बुलाया। दुनिया के अंदर आज की तारीख में भारत की साख बहुत ऊंची है, पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को नीचे दिखाना चाहती हैं, और इस प्रकार की जो घटनाक्रम हो रहे हैं देश के अंदर, उसमें वो ताकतें इन्वॉल्व। उदयपुर की घटना जो हुई बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत ही कांग्रेस उसको एक सामान्य कत्ल मान रही है। वो सामान्य कत्ल नहीं, वह आतंकी स्वरूप है, समाज में आतंक फैलाने का काम। हत्या हो जाती है, होती रहती है, इतना बड़ा समाज है, पर कोई प्लानिंग से हत्या करे, वीडियो बनाए, दिखाए, इसका मतलब है कि समाज के अंदर वो आतंक फैलाना चाहता है। अब उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं ये भी आपको पता लग गया है। तो ये जो ताकतें हैं जो देश को दुनिया के अंदर बदनाम करना चाहती है, और अब उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि कहीं ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो क्या होता, आप बताइए क्या होता? नहीं होती पहले तो ये सरकार, राजनीतिक दल, उनकी नीति और नियत का सवाल है, और इसलिए इसमें कांग्रेस का चेहरा एक्सपोज हो गया। अभी देखिए, अब तो ये समझ में आ गया ना कि ये कॉन्स्पिरेसी की तरह आया, पूरा एक षड्यंत्र है। तो अब इस कार्यालय में उसको कुछ घटना करनी है तो क्या करेगा वो? पहले
बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता लेगा और कहेगा कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, आ जाएगा।